हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हिंदी काव्य का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके दिसंबर 2023 में पूछे गए थे। आपके इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्ज़ाम में रिपीट होकर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आंसर ज़रूर रिविज़न करके जाएँ। आपको हिंदी काव्य की सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके खंड ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। 75 शब्दों में आपको अति लघु उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस काल को डॉक्टर गियर्सन ने चारण कवियों की अधिकता के कारण चारण काल, मिस्र बंधुओं ने इतिहास का आरंभिक काल होने के कारण प्रारंभिक काल, सिद्ध सामंतों की समृद्ध परंपरा के कारण राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग पहला काल होने तथा वीरगाथाओं के आधिक्य के कारण आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। इसी कारण से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल, डॉक्टर गणपति चंद्र ने इतिहास लेखन का प्रयास आरंभ किए जाने के कारण प्रारंभिक काल अथवा आविर्भाव काल कहकर पुकारा। कुछ विद्वानों ने इसे अपभ्रंश काव्यों की समाप्ति के कारण उत्तर अपभ्रंश काल और जैन काव्यों के प्राचुर्य के कारण जैन काल अथवा जैन युग के नामों से भी पुकारा। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नाथ शब्द से क्या आशय है। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नाथ का आशय स्पष्ट करते हुए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता के अर्थ में मिलता है। पुरुषोत्तम प्रसाद आसोपा ने आदिकाल की भूमिका में नाथ शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है। मूलतः नाथ शब्द मुक्तिदान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और नाथ संप्रदाय वह संप्रदाय है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर संसार के बंधनों से मनुष्य को मुक्त कराने में समर्थ होता है। नाथों की शिष्य परंपरा में यद्यपि शिव को आदिनाथ कहा गया है, यथापि भौतिक रूप में गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, दशरथ पुत्र राम तुलसी के आराध्य हैं। वे सर्वशक्तिमान विष्णु के अवतार हैं, जिनका जन्म अत्याचार का दमन कर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। तुलसी राम के अनन्य भक्त और चरणानुरागी थे। अनन्य भक्त अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखता है, अतः तुलसीदास को भी एकमात्र राम के गुण कथन में ही आत्म सुख की प्राप्ति होती है। उनकी भक्ति दास्य भाव की है। उन्हें एकमात्र अपने राम का भरोसा है, वही उनका संबल है जो उनका उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि घनानंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, रीतिमुक्त कविता में घनानंद का महत्व स्पष्ट कीजिए या रीतिकालीन कवि घनानंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। इस प्रकार घनानंद के काव्य का अनुशीलन करने के पश्चात उनके काव्य में विद्वान भावपक्ष और कलापक्ष संबंधी अनेक विशेषताओं की ओर संकेत किया जा सकता है। ये वही विशेषताएं हैं जो रीतिमुक्त काव्य में व्याप्त हो गई है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में कह सकते हैं, घनानंद का काव्य प्रेम की गूढ़ता से भरा हुआ है, तृप्ति की गहनता से भरा हुआ है, अंतर्द्वंद्व की अलौकिकता से भरा हुआ है, वेदना की अक्षयता से भरा हुआ है और तीव्रानुभूति की अखंडता से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, घनानंद की जितनी तीव्र एवं गहन अनुभूति है, उतनी ही उनकी उत्कृष्ट एवं समृद्ध अभिव्यक्ति भी है, क्योंकि घनानंद का सा उक्ति वैचित्र्य अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। उनका सा शब्द वैचित्र्य किसी भी अन्य
प्रेमी कवि में नहीं है। उनकी सी लाक्षणिकता अन्यत्र नहीं दिखाई देती। निसंदेह वे जितने प्रेम के धनी थे उतने ही भाषा के भी धनी थे और उतने ही अभिव्यंजना के धनी भी थे। इस प्रकार हिंदी काव्य की स्वच्छंद प्रेमधारा में घनानंद का शीर्षस्थ स्थान है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर कविता का परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि की किस प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि निराला की प्रगतिवादी प्रवृत्ति का परिचय मिलता है, क्योंकि इसमें कवि ने श्रमिक वर्ग की दीन दशा का वर्णन करने के साथ साथ उस व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है जिसके चलते श्रमिक वर्ग को विषम परिस्थितियों में भी आजीविका कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड बे आ जाता है जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 का ही उत्तर देना होता है। तो इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है जिसका उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर पहला पद्यांश यहाँ पर दिया गया है, सतगुरु लई कमाण करी, और यहाँ पर अंतिम पंक्ति दी गई है, दीपक दिया हाथी। तो इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। स्वभाव से अक्खड़ और फक्खड़, व्यवहार से संत और वाणी से सत्य एवं स्पष्ट वक्ता, महान संत कबीरदास के स्वानुभव की प्रत्यक्ष साक्षी रही साखियों से प्रस्तुत साखी उद्धृत है। यह आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। संदर्भ में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास की साखी से उद्धृत है। साखी कबीरदास द्वारा लिखी गई है, तो ये उसी से पंक्तियाँ ली गई है। इसके बाद यहाँ पर प्रसंग में आपको लिखना है, यह सतगुरु की महिमा एवं ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का सुंदर चित्रण हुए हैं। इसी के साथ गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए यहाँ बताया गया है कि गुरु किस प्रकार व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसकी व्याख्या आपको इस प्रकार से करनी है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने ज्ञान रूपी धनुष अपने हाथ में धारण किया और वे मुझ पर उपदेश रूपी बाणों की वर्षा करने लगे। अर्थात गुरु ने मुझे अध्यवसाय और प्रयत्न पूर्वक ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इन उपदेश रूपी बाणों में से उन्होंने मुझे एक बाण अत्यंत प्रेम पूर्वक इस प्रकार मारा कि वह मुझे भीतर तक भेद गया। उस बाण ने मेरे अंतर मन को भेदा ही नहीं बल्कि वह फंसकर रह गया। अर्थात गुरु ने मुझे प्रेम पूर्वक ज्ञान का उपदेश देकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताकर मेरे अंतर मन में सदैव ज्योतित रहने वाली ज्ञान की ज्योति जला दी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो लोक द्वारा निर्धारित वेद विहित मार्ग का अंधानुकरण करता चला जा रहा था, तभी मुझे मार्ग में सच्चे गुरु मिल गए। उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में थमा दिया जिससे मैं पथ भ्रष्ट न हो सकूं और अपने सही मार्ग को पहचान कर निरंतर उस पर कदम बढ़ाता रहूं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, और यहाँ पर अंतिम पंक्ति आपको दी गई है, साहू ही आनी दिखाओ। इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको इन पंक्तियों का संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद अपने बंद नेत्रों से संसार का साक्षात्कार करने वाले भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण के परम भक्त महाकवि सूरदास की अमर कीर्ति सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। इसका प्रसंग आपको लिखना है, गोपियाँ परस्पर वार्तालाप करती हुई उद्धव को व्यंग के माध्यम से खिंचाने का प्रयास कर रही हैं। वे यह स्पष्ट संकेत करती है कि हे उद्धव, तुम यहाँ अनुपयुक्त स्थान पर आ गए हो। इसके बाद यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में आपको लिखना है, गोपियाँ उद्धव के प्रति व्यंग करती हुई उन्हें बड़ा व्यापारी कहती है और यह व्यंजना भी करती है कि यह गांव बहुत छोटा है, यह उनके व्यापार करने के योग्य नहीं है। उन्हें तो कहीं अन्यत्र बड़े नगर में जाना चाहिए था जहाँ विक्रयार्थ वस्तु की मांग हो और उसकी बिक्री हो सके। लोक जीवन में बाहर से लाए माल को घोड़े आदि पर लाद कर गांव में एक स्थान पर उतारकर विक्रयार्थ सजाया जाता है। इसलिए गोपियाँ उद्धव को बड़ा व्यापारी कहकर ज्ञान योग का व्यापार करने के लिए निमित्त आया हुआ बताती है। बाकी यहाँ पर आप इसकी व्याख्या और भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप एग्जाम में इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। तो आइए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है माँ है वह इसी से हम बने हैं, और यहाँ पर अंतिम पंक्तियाँ इसकी दी गई है अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रयोगवाद के प्रवर्तक और आधुनिक कविता को एक नया शिल्प विधान प्रदान करने वाले कवि अज्ञेय के काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर से प्रस्तुत कविता नदी के दीप उद्धृत है। इसके बाद आपको इसका प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत काव्यांश में नदी के दीप के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कवि अज्ञेय कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में आपको लिखना है हम नदी के जल के मध्य स्थित छोटे छोटे द्वीप हैं। हमें यह बात भली भांति समझनी चाहिए कि हम नदी की धारा बिल्कुल नहीं है, वर्ण उससे उत्पन्न द्वीप है। धारा गतिशील होती है जबकि हम स्थिर है और धारा के प्रति हमारा सर्वस्व समर्पित है। हम अनादिकाल से नदी के द्वीप है, फिर भी इस धारा के अंग नहीं बने हैं और एक ही स्थान पर स्थित है क्योंकि हम धारा के साथ बहते नहीं हैं। हमारे न बहने का भी कारण है क्योंकि यदि हम बहेंगे तो हमें इसके लिए रेत बनना पड़ेगा, और जब हम रेत होकर धारा के साथ बहेंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि हम बहने का प्रयास करेंगे तो इस जमीन से हमारे पैर उखड़ जाएंगे और धारा के ऊपर तैर जाएंगे। इस प्रकार हम बहकर नदी जल में गिरकर न जाने क्या क्या कष्ट सहेंगे और उसकी धारा के साथ बह जाएंगे, मगर हम चूर चूर होकर भी कभी नदी की धारा नहीं बन सकते। नदी की धारा बनने के प्रयास में हम रेत बनकर नदी के स्वच्छ जल में मिलकर उसे केवल गंदा करेंगे और वह गंदा पानी किसी उपयोग के योग्य नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें से आपको केवल 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है और ये 15 अंक के होते हैं आपके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं बताइए। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। आदिकालीन साहित्य की कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। मैं केवल आपको यहाँ पर हेडिंग ही बता देता हूँ, आपको मैं टॉपिक ही बताऊँगा, आपको इसके बारे में खुद से पढ़ लेना है। यहाँ पर आदिकालीन साहित्य में निम्नलिखित विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती है। पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और दूसरी है युद्धों का सजीव वर्णन। इसके बाद तीसरे यहाँ पर वीर और श्रृंगार रस का मिश्रण। इसके बाद यहाँ पर रासो ग्रंथ परंपरा और ऐतिहासिकता का अभाव एवं कल्पना का प्राचुर्य। और इसके बाद प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना। और 7वां है विशद प्रकृति चित्रण। 8वां है रचनाओं में संदिग्धता। और यहाँ पर 9वीं विशेषता है डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। और 10वीं विशेषता है विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। तो इन सभी के बारे में आपको इसका वर्णन करना है। आदिकाल की विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था भ्रमर गीत का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जाता है। सूरदास के भ्रमर गीत का विवेचन कीजिए या भ्रमर गीत का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। तो भ्रमर गीत की आपको कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। मैं आपको केवल टॉपिक ही बता देता हूँ क्योंकि पूरा बताने में टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी। इसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो पहली विशेषता यहाँ पर, पहला टॉपिक है यहाँ पर वाग विविधता और उक्ति वैचित्र्य। इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर उपहास है। उपहास के बारे में आपको लिखना है, यह भी इसका एक टॉपिक है। और वचन वक्रता अथवा व्यंग्योक्तियाँ, ये भी इसकी विशेषता है, आपको सभी के बारे में पढ़ना है। और उपालंब, यहाँ पर आपको उपालंब के बारे में पढ़ लेना है। तो आपको इन 4 टॉपिक के ऊपर लिख देना है। बाकी यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था महादेवी वर्मा के गीति काव्य की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर आपको इसका उत्तर पढ़ लेना है। मैं आपको केवल टॉपिक ही बता देता हूँ। गीति काव्य का जन्म, यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। गीति काव्य का स्वरूप एवं विशेषताएं। इसके बाद महादेवी वर्मा के गीतों में गीति काव्य की कुछ यहाँ पर विशेषताएं दी गई है। पहली यहाँ पर आत्माभिव्यंजकता, दूसरी है रागात्मकता, तीसरी है काल्पनिकता, चौथी है संगीतात्मकता और 5वीं है भावगत एकरूपता, 6ठी है यहाँ पर आकारगत लघुता
और सातवीं है शैलीगत सुकुमारता। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट है, आंसू एक उत्कृष्ट विरह काव्य है, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जाता है। आंसू एक उत्कृष्ट विरह काव्य स्पष्ट कीजिए, आंसू की काव्यगत विशेषताओं को वर्णन कीजिए, या आंसू काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष का विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आंसू का काव्य सौंदर्य लिखना है। आंसू प्रसाद का चर्चित विरह काव्य है, जिसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, जिनमें प्रथम संस्करण में 20 छंद थे और द्वितीय संस्करण में छंद संख्या 190 हो गई थी। इस समय द्वितीय संस्करण ही प्रचलित है। इसके काव्य सौंदर्य का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला यहाँ पर ए, आंसू की बहुपक्षीय विशेषताएं, जिनमें दी गई है आलंबन का प्रश्न, जिसमें के है अलौकिकता संबंधी मत। इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद खे दिया गया है लौकिकता संबंधी मत, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। गे दिया गया है समीचीन मत, और यहाँ पर दूसरा है वेदना विस्तार, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद स्मृति की स्वाभाविकता और सुख दुख में समन्वय और वंचितों के आंसुओं को पूछने का प्रयास। बे यहाँ पर दिया गया है आंसू की कला पक्षी विशेषताएं, जिसमें पहली है भाषा, दूसरी है अलंकार योजना। अलंकार योजना के अंतर्गत यहाँ पर पहला है रूपक और विरोधाभास और श्लेष अलंकार। इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद है छंद योजना। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जा सकता है। नागार्जुन के काव्य की प्रगतिवादी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, या प्रगतिवादी काव्य में नागार्जुन का स्थान निर्धारित कीजिए, या नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है नागार्जुन की कविता में प्रगतिवादी विशेषताएं, जिसमें ए है प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु यानी भावगत विशेषताएं और नागार्जुन, जिसमें पहली दी गई है ऐतिहासिक चेतना। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर सामाजिक यथार्थ दृष्टि। तीसरा है अपने परिवेश एवं प्रकृति के प्रति लगाव। ये सभी इनके काव्यगत विशेषताएं हैं। चौथा है यहाँ पर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। और पांचवा है मानवीय संबंधों में समानता। इसके बाद है भविष्योन्मुखी दृष्टि। इसके बाद वे है प्रगतिवाद का अभिव्यंजना शिल्प यानी कलागत विशेषताएं और नागार्जुन। ये नागार्जुन की कलागत विशेषताएं हैं। पहली है भाषा, दूसरी है शैली, जिसके अंतर्गत उद्बोधन शैली है और कटुक्त शैली है, प्रबोधात्मक शैली है और व्यंग्यपूर्ण शैली है। इसके बाद है रूप या शिल्प और बिंब एवं प्रतीक विधान। इसके बाद अलंकार विधान है, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार है यहाँ पर। इसके बाद मूर्त विधान, ऐतिहासिक मूर्ता और छंद एवं लय विधान। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था, जिसका फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। आपको सभी क्वेश्चंस भली भांति पढ़कर एग्ज़ाम में ज़रूर जाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।